रेस्टोरेंट में जब मैथमेटिकल टूल का जब 2 क्लास दिया तब वीडियो लेक्चर सेव हो गया ग्रुप में। वेक्टर में मुझे उसका बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो टॉपर आपको पढ़ लिए हैं या पढ़ना बाकी है? एनीवन टॉपर का क्लास में मैथमेटिकल टूल कवर नहीं किया है? जिनका मैथमेटिक्स है उनको तो सब पता होगा, तुम बाकी लोग कवर करिए हैं, आपने कवर किया है? तो क्या आप sin 225 या sin 315 ऐसा वैल्यू पूछेंगे तो उसका वैल्यू बता पाएंगे? नहीं। तो क्या ग्रुप में कहाँ से आया? किया तो मैथमेटिकल टूल का क्या बिल्स फाइल शेयर किया गया ग्रुप में? आप तो गलती बात नहीं है, आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मैं 2 क्लास पढ़ाया और आप भी आज क्लास का बता दोनों से मांग लीजिएगा, ठीक है? तो अगर वो कवर करके नहीं आओगे तो मुझे फिर रुकना पड़ेगा और वापस पढ़ाना पड़ेगा, तो एक ही चीज बार बार रोल होता रहेगा, ठीक है? बस ओनली 2 लेक्चर है। आज ही घर पे जाकर सबसे पहले वही काम करना है और उसको देख देख कर पूरा लिखना है और जो भी इसमें टास्क दिया गया है उसको करके आना है। और आप लोग को रिक्वायरमेंट नहीं है, मैथ है तो काम जानते हो, इसमें सिखाया साइन मोनेटिव आंसर क्या होता है, करेक्ट? बट है बहुत छोटा बात, बट वेक्टर में तो उसको बहुत रिक्वायरमेंट होगा कंप्यूटर ब्रेक करने में, तो वो देख कर आइए, ओके? इनफॉर्म वेक्टर, बोलिए इनफॉर्म वेक्टर का मतलब क्या हो गया? ये सब मैं अपने टीचर से सीखा हूँ, जैसे मैं आईटी का पढ़ रहा था, गजब का मतलब समा मार कर क्लास में, मतलब ऐसा लगता था ना कि पूरा फिजिक्स के साथ प्ले विद फिजिक्स, मतलब 3 आवर का नॉन स्टॉप क्लास चलती थी, 3 आवर का नॉन स्टॉप क्लास, फिर ड्रॉप साइलेंट 500 बच्चों का बैच में, और वहाँ पे देखिए वो अलग लेवल का था। मतलब वैसा टीचर अगर बनने में मैं पता बन नहीं पाऊंगा, अब बनने में कम से कम तो 20 साल होगा, तब जाकर उस लेवल पे स्टेट लेवल पे हो पाएगा। तो एक ही चीज को प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करने का तरीका भी डिपेंड करता है क्या कहाँ पे कौन सा बात बोला जाए, कहाँ पे कौन सा, और जैसे मैं डेवलप कर चुका हूँ कि कहाँ पे कौन इस थ्योरी के बाद कौन सा एग्जाम्पल लेना है, ताकि रैंडमनेस नहीं रहेगा, और किस चीज को पहले पढ़ाना है किसको बाद में पढ़ाना है। पता चला कि पहले कुछ और पढ़ा रहे हैं और बाद में कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो रैंडमनेस आएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए इनफॉर्म वेक्टर, यहाँ देखो भाई, ये सारे वेक्टोरियल क्वांटिटी के लिए बात कर रहा है। जो भी वेक्टर रहेगा एक्सेलरेशन, तो वहां पे भी होगा इनफॉर्म एक्सेलरेशन, फोर्स रहेगा, इनफॉर्म फोर्स बोल सकते हो, मोशन रहेगा, मोशन मतलब वेलोसिटी, तो क्या बोलेंगे? इनफॉर्म मोशन का मतलब इनफॉर्म वेलोसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे? इनफॉर्म का मतलब हो गया, इनफॉर्म वेक्टर का मतलब कांस्टेंट वेक्टर, क्या रहेगा एवरीवन? और कांस्टेंट का मतलब है कि टाइम के साथ वेरिएशन नहीं है, टाइम के साथ चीजें वेरी, तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, तो कोई भी वेक्टोरियल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब उसका क्या क्या कांस्टेंट है? मैग्नीट्यूड भी ऑल द टाइम सेम है और डायरेक्शन भी, करेक्ट? ठीक है, if magnitude and direction both constant with time, करेक्ट है? एग्जाम्पल के तौर पे क्या कीजिएगा, अगर मैंने ए लिख दिया, वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ ऑफ ईस्ट, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब आप डायरेक्शन जानते हो, नॉर्थ और ईस्ट के बीच लाइन पे, राइट? इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल टर्म है, दो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, अरे डायरेक्शन भी तो कांस्टेंट है, तो ये क्या है? टाइम के साथ वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे?
नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म वेलोसिटी? What is the meaning of non-uniform vector? If vector is varying with time, agree? जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, कोई स्टूडेंट कोई वेक्टर अगर चेंज हो रहा है तो चेंज कितने तरीके से हो सकता है? बोले 3 तरीके से। कितने तरीके से? पहला तो या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो और डायरेक्शन से हो तब भी चेंज हो जाएगा। दूसरा मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा, और तीसरा बोथ आर चेंजिंग, बोथ आर तो चेंज हो। वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर होने का 3 तरीका हो सकता है। इफ मैग्नीट्यूड इज चेंजिंग विद टाइम, इट चेंजिंग विद टाइम। सेकेंड क्या हो सकता है स्टूडेंट? If direction is changing with time, or third, if both are changing with time. देखिए स्टूडेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। मेरे पास मान लीजिए 3 वेक्टर है A, B, C, और ऐसे किसी काम के लिए, और ये मुझे चाहिए होगा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में एक लॉ होता है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक होता है पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मेरा पहला लाइन ये रहेगा, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। तो वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर का मतलब मेरे पास अगर 3 वेक्टर है तो उसको अरेंज करने का तरीका कि किसी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल, और दूसरे के हेड पे तीसरे का वेक्टर का टेल रहेगा, और इस वे में अगर आप अरेंज करते हो तो उसको बोलते हैं वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन? हेड टेल एंड सो ऑन, करेक्ट है? हेड टेल, इस सीक्वेंस पर वेक्टर को अरेंज करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर्स को एक ऑर्डर में लिया गया है। वेक्टर्स आर टेकन इन, लिखो भाई स्टूडेंट, मानते हैं कि मेरे पास 3 वेक्टर है, A, वेक्टर B और वेक्टर C। देखिए यहाँ पे क्या तीनों वेक्टर पे ऑर्डर दिया गया है। वेक्टर A के हेड पे वेक्टर B का टेल है, और वेक्टर B के हेड पे वेक्टर C का टेल। तो क्या हम बोल सकते हैं ऑल दिस 3 वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर। For finding the angle between two vector, both vectors should be diverge or converge. For finding the angle between two vector, both vectors should be diverge or converge
from common point. Both vectors should be diverge or converge from common point. क्या बोला गया है? एंड अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन, एंड बिगर एंगल स्मॉलर एंगल, अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। कल का एग्जांपल में यही आता, राइट? और ए बोला था कि ए अगर ए एंगल अगर 120 है तो पूछा था व्हाट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहां देखो भाई, मान लेते हैं कोई एक बल्ब है, लाइट का सोर्स है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इन सवालों को? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? सेम पॉइंट से एरो जा रहा है तो बोलते हैं डाइवर्जिंग। क्या बोलेंगे? अगर रे ऑफ लाइट आ रहा है, एरो आ रहा है, तब क्या बोलेगा? कन्वर्जिंग। एग्री? वहां पे मेरा दो एरो, दो वेक्टर, दो एरो है, एक दोनों एरो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे दिख रहा है, बोलिए इस पॉइंट पे क्या दोनों वेक्टर डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है? क्या हो रहा है? सर ए तो आ रहा है तो आने वाला बोलेंगे कन्वर्जिंग, और ए जा रहा है डाइवर्जिंग। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए कंडीशन क्या है? बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। या तो दोनों डाइवर्ज करे और नहीं तो कन्वर्ज करे। एग्री? बट यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो हम लोग शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट। और शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट लगाकर किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, देन वेक्टर विल नॉट चेंज, तो ए को आगे बढ़ा देंगे। अब अगर ए को आगे पैरेलल हम शिफ्ट करके आगे बढ़ा देते हैं और तब इस पॉइंट से देखते हैं, इस पीछे वाला पार्ट भूल जाइए। एग्री? तो ना एक वेक्टर ए और वेक्टर बी इस पॉइंट से डाइवर्ज कर रहा है, और इसको हटा दें। अब बोलो भाई, अब दोनों वेक्टर कौन पॉइंट से क्या हो रहा है? डाइवर्ज। यही क्राइटेरिया होना चाहिए था तो फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब इसके बीच का एंगल, ए एंगल पकड़े या ए एंगल पकड़े? और बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल? यस, ए एंगल। और ए एंगल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो लुक लग रहा था कि 120 है, बट एंगल कितना रहेगा? 60 रहेगा। एंगल बिटवीन ए एंड बी आर 60। यहाँ देखिए, लेट अस सपोज इसको हम दो, यहाँ क्या दो नीडल है ऐसा मान लीजिए, घड़ी का दो स्क्रू, यहाँ पे एक स्क्रू लगा दिए हैं, इसको आगे पीछे ऐसे कर सकते हो, एंगल कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी कर सकते हो। ये एंगल थीटा है, राइट? लेस देन 90। और आपको टास्क ये है कि आप एंगल बढ़ाते जाइए, कम करते जाइए और ज्यादा करते जाइए। कम करते करते क्या कर सकते हैं? 0। कम करके क्या कर सकते हैं? सर कम करते हुए ऐसे कर सकते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, राइट? ये बड़ा वाला एरो ए हो गया, छोटा वाला एरो बी हो गया, एक ही एलॉन्ग पैरेलल, तभी इसके तो थीटा क्या रहेगा? 0। अब ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से थीटा क्या है, थोड़ा और ज्यादा कर रहे हैं। अब ए एंगल पकड़े या ए एंगल पकड़े? 90 या 270? 90। तो यहाँ पर दो वेक्टर कुछ एंगल कितना हो गया? 90। और आपको टास्क दिया है जितना ज्यादा जा सकते हो, ए और ए क्या रहेगा? बी। अब ए एंगल या ए एंगल, कौन सा एंगल? स्मॉलर एंगल तो यही है, ये बिगर हो जाएगा, राइट? ए वाला क्या है? लेस देन 180। ये वाला क्या रहेगा? मोर देन 180। तो ए थीटा रहेगा। उसके बाद वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। अब कितना एंगल रहेगा स्टूडेंट? थीटा इक्वल टू 180। उसको ज्यादा करने के चक्कर में आप ऐसे जाओगे, फिर बी को ऐसे जाओगे,
अब कौन सा एंगल पकड़ेंगे? अब ये नहीं, कौन सा एंगल? ये वाला रहेगा। व्हाट इज कंक्लूजन? आज के बाद पूरे फिजिक्स में दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल क्या रहेगा? 0। अब मैक्सिमम क्या रहेगा? 180। इससे ज्यादा इसके बीच में ही रहेगा, राइट? इसका मतलब है कंक्लूजन कितना है स्टूडेंट? देखो ऐसा angle between A and B. इस शॉर्ट नोट में कर लीजिएगा। तो आज का दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल 0 और मैक्सिमम क्या रहेगा? 180 रहेगा। ये वो प्रूफ भी कर लिया, बट डिफरेंशियल से ही प्रूफ हो गया। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए बोथ वेक्टर शुड बी डाइवर्ज और कॉन्वर्ज फ्रॉम कॉमन पॉइंट एंड बिगर एंगल या स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन और स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। यहां से क्लास में पूरे फिजिक्स के लिए मतलब अगला 1 साल या 2 साल तक यही बात मैं बोलूंगा। दो वेक्टर के बीच एंगल रहेगा तो ऐसा नहीं मैं कहीं 360 बोल दूंगा। जब दो वेक्टर के बीच या दो डायरेक्शन के बीच एंगल बोलेंगे तो 0 से 180 ही होगा। कितना होगा? 0 से 180। अब खड़ी बनाइएगा। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। एक मिनट, लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बोला है या लॉ ऑफ एडिशन? इसका मतलब वेक्टर का एक मिनट जो भी वेक्टोरियल क्वांटिटी रहेगा उसके वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग आसपास जोड़ना है। स्केलर वाइज नहीं, 2 और 3 कितना होगा, राइट? वेक्टोरियल क्वांटिटी को किसके अकॉर्डिंग जोड़ना है? वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग। और कौन कौन सा वेक्टर का एडिशन का लॉ आप जानते हैं? एक जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नाम सुने होंगे। दूसरा जानते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीसरा जानते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। ये मैंने 4 बोल दिया। इस 4 में से 2 डायग्राम से होता है, उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं होता है। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग किससे ड्रॉ करते हैं? डायग्राम से आंसर पे आता है, रिजल्टेंट पे आता है। और बाकी जो लास्ट पे बोला है वो मैथमेटिकल रहता है, उसमें मैथमेटिक्स का फार्मूला मिलता है। एग्री? तो 2 में क्या रहता है? ऑब्जर्व किया है, ट्रायंगल में कोई फार्मूला नहीं आता है, पॉलीगॉन में कोई फार्मूला, तो उसका रिजल्टेंट किससे मिलेगा? डायग्राम से, राइट? और बाकी 2 में क्या आएगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कार्टेशियन सिस्टम। करेक्ट है? बोले 2 वेक्टर का, अच्छा किसी भी ऐसे तो मैं पढ़ाया मैं इस पे आऊंगा। कोई स्टूडेंट किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट होता है आगे कोई नहीं बोलेगा। जो जानते हो, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करने से मुझे कैसा आएगा? किसी वेक्टर का हमने पीछे हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर पॉसिबल ऑफ ए वेक्टर? कौन कौन सा? कितना कंपोनेंट होगा? 3। ओके 3। ये बाकी लोग से मैं पूछूंगा कितना कंपोनेंट होता है स्टूडेंट? हाँ 3। कितना कंपोनेंट का है? यहाँ देखो भाई, पूछ रहे थे सब लोग बोर्ड की तरफ देखो, सबसे कितना कंपोनेंट हो सकता है? मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर पॉसिबल ऑफ ए वेक्टर? ना 3। किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है। कितना कंपोनेंट हो सकता है? इनफाइनाइट।
मेरा क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ पॉसिबल ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर को कितना कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, आंसर क्या है, और ये सिखाएगा पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। कौन सा? अच्छा ये बताइए, ये मार्कर है, क्या बोल सकते हैं कैप इज द कंपोनेंट ऑफ मार्कर, तो दो पार्ट में तोड़ दिया, इसको भी अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, ये भी एक कंपोनेंट है, राइट। वैसे ही किसी वेक्टर का कंपोनेंट, हाँ आप उसमें आंसर देके बच सकते थे सर, कार्टेशियन सिस्टम में मैक्सिमम थे, क्या कौन सा सिस्टम है, कार्टेशियन सिस्टम में कितना कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। बहुत सीखना है वेक्टर में, समझे, जैसे दिमाग में स्थान पे रखिएगा। कार्टेशियन सिस्टम मैक्सिमम 3, बट इट कंपल्सरी की डायरेक्शन के नाम पे 3 डायरेक्शन रहेगा। डायरेक्शन कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, डायरेक्शन कितना हो सकता है, इनफाइनाइट, करेक्ट है सर। इनफाइनाइट क्यों, यहां देखो भाई, समझ में आ रहा है, ये कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, ये और ये डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन है। तो जब डायरेक्शन इनफाइनाइट हो सकता है तो हर किसी वेक्टर का हर डायरेक्शन में कंपोनेंट भी हम ब्रेक कर सकते हैं, और कंपोनेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो भी हम लोग जानेंगे, हाउ कैन बी रिजॉल्व द कंपोनेंट, करेक्ट है। जैसे बोलते हैं ना किसी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है इस लाइन पे, तो प्रोजेक्शन लेना और कंपोनेंट लेना एक ही बात है, प्रोजेक्शन का और कंपोनेंट डिफरेंट सेंस या सेम सेंस, सेम सेंस। लेकिन पहले हम उस मजाक में नहीं आएंगे, मतलब ये समझ में आ गया कि आपका दुनिया वेक्टर कंपोनेंट तीन ही था या दो था, या तो एक्स ए वाई, नहीं तो एक्स ए वाई और ए जेड, लेकिन चीजें और आगे है। अब भाई पहला कंडीशन, किसी भी दो वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 या 3 या 4 या 10 व्हाटएवर, पहला क्राइटेरिया कंडीशन क्या हो सकता है, यस सेम टाइप। कौन सा टाइप, सेम टाइप। बोलिए एक क्वेश्चन आपसे है, 3 मैंगो प्लस 4 एप्पल इक्वल टू व्हाट, 7 फ्रूट्स, राइट। तब फ्रूट सलाद थोड़ा खाना है, काट के सलाद बना रहे खा रहे हैं, तो बोलने में अच्छा जाएगा, मिक्स सलाद हो गया। लेकिन फिजिक्स में ये नहीं चलेगा, फिजिक्स में 2 फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने के लिए इसका यूनिट डायमेंशन भी यूज करते हैं। मान लेते हैं यहाँ देखो लेफ्ट साइड में अगर प्रेशर है, अब तक बोलेंगे ए के, या एक चीज पढ़े थे ना, समथिंग लाइक दिस, मानते के स्क्वायर ऐसे कर दिया, प्रेशर माइनस के स्क्वायर, एग्री। तो प्रेशर में से प्रेशर को ही माइनस करेंगे, प्रेशर में से माइनस करेंगे, तो इसका यूनिट इसका डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसे जब ऐड करना मल्टीप्लाई के लिए आप कर सकते हो, पीवी होता है राइट, पी टू भी, बट एडिशन फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को माइनस करते हैं या प्लस करते हैं। वैसे ही किसी दो वेक्टर को आज के बाद ऐड करना है, तो पहला कंडीशन कि बोथ वेक्टर आर ऑफ द सेम टाइप। इसे कहीं भी नहीं देखते होंगे कि एक्सीलरेशन को वेलोसिटी के साथ जोड़ रहे हैं, एक्सीलरेशन को, हाँ ये देखोगे कि ए क्रॉस भी मिलेगा आपको, क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो भी हम लोग करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं। पहला कंडीशन लिखिए, 2 vectors are added only when 2 vectors are added only when both are of the same type. 2 vectors are added only when both are of the same type. क्या ये अलाउ है? ऐसा काम आज के बाद हम लोग नहीं करेंगे। बट व्हाट अबाउट F1 प्लस F2, अगर दोनों फोर्स देख रहे हैं तो सर अलाउ रहेगा। E1 प्लस E2, जहां पे E1 एक वेक्टर क्वांटिटी का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है, अलाउ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अगर ऐड करना रहेगा तो किस मेथड से करेंगे? लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक एडिशन। इसे सेम टाइप का होना पड़ेगा, फोर्स को फोर्स के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप रहेगा तो वहां पर उसको ऐड नहीं करेंगे। ये तो हो गया कंडीशन, पहला कंडीशन।
कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए 2 या 3 या 4 व्हाटएवर वेक्टर आर ऑफ द डिफरेंट टाइप या सेम टाइप। अब उसमें वेक्टर का लॉ का पहला लॉ रहेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद रहेगा पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर रहेगा, याद रखिए स्टूडेंट, यस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर बाय कौन सा सिस्टम? कार्टेशियन। पहला हेडिंग आएगा एडिशन ऑफ वेक्टर बाय, देखिए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। नीचे वाला था। पॉइंट बनाएगा स्टूडेंट। If two vectors A and B, if two given vector लिखेगा, if two given vector A and B are taken in order, if two given vector, एक को given बोलने का मतलब है कि वो वेक्टर मुझे पता है, और किसी वेक्टर के बारे में आज सवाल बोलता है, ये मेरा वेक्टर नॉन वेक्टर है, गिवन वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों पता है, डायरेक्शन पता और मैग्नीट्यूड। इफ टू गिवन वेक्टर A and B आर टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या? एट कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, then third side of the triangle taken in reverse order, taken in reverse order is the resultant of these two vectors. Then third side of the triangle taken in reverse order is the resultant of these two vectors. अच्छा सर, बात एक मिनट ध्यान से सुनना है। यहाँ देखो भाई, बाकी लोग में बार बार मैं एक नहीं बोलते रहूंगा, क्योंकि ये मैंने पहला जो पॉइंट बनाया था कंडीशन, वो चारों लॉ के था। तो क्या है बार बार इसे एक ही बात को रिपीट करने का रिक्वायरमेंट है कि दोनों वेक्टर ए और बी सेम टाइप का होना चाहिए? तो सबके मैं बोल दिया हूं एक साथ कि वेक्टर को ऐड करेंगे तो वेक्टर को डिफरेंट टाइप होना पड़ेगा या सेम टाइप? सेम टाइप। तो ए और बी को ऐड करे जा रहे हैं, राइट? और रिजल्ट, अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर और रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर डिफरेंट सेंस या सेम सेंस? ये बिल्कुल होना पड़ेगा। आज के बाद अगर कहीं पे बोलेंगे फाइंड द एडिशन ऑफ वेक्टर, फाइंड ए प्लस बी, मतलब दो वेक्टर जोड़ने के लोग हैं, और उसी को दूसरा लेवल बोलूंगा फाइंड रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर का एक ही मतलब होता है आज के बाद, करेक्ट है? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर डिफरेंट मतलब है, सेम मतलब हो गया। यहां देखिए दो वेक्टर है, एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, और इन दोनों वेक्टर को ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है। ये कंपल्सरी ऑलवेज सजा कर दिया जाएगा हेड टू टेल बनाकर, वो काम आपको करना है। तो बोलिए A और B का रिजल्टेंट के लिए कैसे इसको डायग्राम में सजाएं? किसके हेड पे किसका टेल? ये तो बोला हमने कि किसके हेड पे किसका टेल। इसका मतलब है कि अब आपका मर्जी है, दोनों का सेम चलाना चाहिए। आपकी मर्जी है, ए के हेड पे बी का टेल रख दीजिए या बी के हेड पे
डिफरेंट रिजल्ट आएगा या सेम रिजल्ट आएगा? सेम रिजल्ट आएगा। तो ए के हेड पे बी का टेल रखने के लिए यहाँ पे पैरेलल कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट? किसी वेक्टर को पैरेलल करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज। अब बोलो भाई, तो यहाँ पे दोनों वेक्टर को इसके हेड पे इसका टेल रख दिए हैं, तो वेक्टर्स आर टेकिंग इन ऑर्डर। ये डिफरेंशियल का पार्ट था। अब क्या करना है? ट्रायंगल में कितना साइड? दो साइड बन गया, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल क्या रहेगा? तो इसको मिला दीजिए, एग्री? बट उसको सेम ऑर्डर में लेना है या रिवर्स ऑर्डर? रिवर्स ऑर्डर। ऑर्डर में सेम रखते तो यहाँ पे हेड, यहाँ पे टेल, यहाँ पे हेड, बट सेम ऑर्डर में रखते तो बोले यार उल्टा। इसका मतलब अब ऐसे रहेगा। रिवर्स ऑर्डर का मतलब ऑर्डर चेंज कर दिए, करेक्ट है? तो ये जो रहेगा वो क्या रहेगा? a प्लस क्या रहेगा? और a प्लस b को हम लोग बोलेंगे r। r को रिजल्टेंट के लिए हम लोग r से डिवाइड करते हैं। तो रिजल्टेंट ऑफ a एंड b का मतलब a प्लस। तो यहां देखो भाई, एक मिनट, ये जो लेंथ ऑफ एरो रहेगा क्या रहेगा? वो रहेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। क्या रहेगा? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या टास्क क्या रहेगा? मुझे इसका लेंथ ऑफ एरो चाहिए। क्या चाहिए? लेंथ ऑफ एरो। याद रहेगा? अब एक काम कीजिए, अब आप में से कोई स्टूडेंट पूछेंगे सर एक काम करते हैं, बी के हेड पे ए का टेल रखते तो ऐसे करते हैं। तो दो साइड बना दिए और एक ऑर्डर में लिया है, ये भी हेड पे टेल है। अब क्या करेंगे? थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल टेकन इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये क्या मिला? पहले तो बी था ना, बोले क्या? बी प्लस ए। और बी प्लस ए या ए प्लस बी डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? एक्जेक्टली सेम रहेगा, राइट? इसका मतलब एक मिनट, इसका मतलब है कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए क्या ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि किसको पहले लिखें किसको बाद लिखें? a प्लस बी करें या b प्लस a करें, डिफरेंट रिजल्ट है सेम रिजल्ट। इसी को पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी। क्या बोलते हैं? जहां पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है तो उस लॉ को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये लिख लीजिए, a plus b equal to what? b plus a। This is called law of commutativity of a law। तो बहुत जगह पर लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी मिलेगा। एक मिनट, तो ये लॉ ऑफ कॉम्पिटिटिविटी ऑफ क्या है? मल्टीप्लिकेशन या एडिशन का लॉ है। अच्छा, एक ड्रॉबैक बताइए ट्रायंगल का। बढ़िया बात तो है कि डायग्राम से रिजल्ट निकल जाएगा। ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट? ट्रायंगल लॉ से एट अ टाइम आप दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हो। अगर यही सबसे बढ़िया लॉ रहता तो बाकी नहीं पढ़ सकते हो, ऐसा पढ़ लेते। इसमें ड्रॉबैक ये है कि इन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एट अ टाइम एक साथ कितने वेक्टर को ऐड कर सकते हैं? तो सिर्फ दो वेक्टर का निकलेगा। By triangle of vector addition, by triangle of vector addition at a time, only two vectors can be added. Can be added. अब यहाँ कितना है? अब एक मिनट यहाँ सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ समझ में आ गया है? बोलो भाई, आप लॉ के नाम पे सिर्फ ट्रायंगल लॉ ही जानते हो। लॉ के नाम पे सिर्फ क्या जानते हैं? और आपको बोला गया है कि तीन वेक्टर को ऐड करना है, ए बी और सी को। कितना को ऐड करना है? और अभी जस्ट पढ़ाए थे, यहाँ देखिएगा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना? यहाँ पर रिजल्टेंट ध्यान से देखो भाई, ये है ए, ये है बी और रिजल्टेंट है ए। रिजल्टेंट के लिए आपने कितना एरो यूज किया? दो रिजल्टेंट एरो।
रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट दो वेक्टर होगा या सिंगल वेक्टर होगा? a प्लस b लिख रहे हैं तो पूछ रहा है a प्लस b कितना वेक्टर, तो क्या बोलना? दो वेक्टर। a और b अगर लिखते हैं a एंड b अलग अलग, राइट, जोड़ते नहीं, जोड़ने से पहले दो वेक्टर था, जोड़ दिए तो क्या कितना हो गया? एक वेक्टर। उसमें कितना एरो यूज है? एक ही एरो यूज किए हैं। तो आसपास कितना भी वेक्टर उसका रिजल्ट क्या रहेगा? एक ही एरो से दिखाना है। असल एक थोड़ा अलग अलग होते रहते हैं, नॉट लाइक दैट। तो a प्लस b हाउ मेनी वेक्टर? वन वेक्टर, करेक्ट है। अच्छा, एक और चीज ऑब्जर्व किए, इस डायग्राम को देखना है और एक ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने एक ऑब्जर्वेशन किया, ट्रायंगल से मैक्सिमम दो ही वेक्टर को जोड़ सकते हैं एक साथ। दूसरा हम ध्यान से देखिए तो कुछ नहीं तो डायग्राम को ही देखते रहिए। अरे बात मैं बहुत बार यूज करता हूँ जो ऑब्जर्वेशन है, अब थोड़ा सा बोलेंगे तो क्लिक कर जाएगा। देखिए मैंने ऑब्जर्व ये किया कि अगर वेक्टर को ऑर्डर में लिया जाए, इसमें आउट ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर, तो जो रिजल्टेंट मिलता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। बोलिए यस, करेक्ट है ना? If vectors are taken in order, then resultant only depends on initial point, पहला tail और last head, only depends on initial point है, और initial point और final point को arrow से मिला देना है, इससे एक लाइन से। initial point पर resultant का tail रहेगा और final point पर resultant का head रहेगा। लेकिन ये बात बोलने के लिए vectors should be taken in ऑर्डर। और इसका एडवांटेज कितना छोटा ऑब्जर्वेशन है, इसका एप्लीकेशन कितना बढ़िया है। कितना वेक्टर ले लिया इसका? 1 2 3 4 5। आउट ऑफ ऑर्डर है या सेम ऑर्डर है? सेम ऑर्डर का मतलब हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, राइट। अब रिजल्टेंट इन पांचों का रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट। लेकिन एक बात बोलने के लिए वेक्टर शुड बी टेकन इन ऑर्डर। कौन सा बात के लिए कौन सा बात का कंडीशन अप्लाई होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने तक इस बात को बोलते ही मजाक में पॉलीगॉन पढ़ लिए, क्या पढ़ लिया है? पॉलीगॉन पढ़ा दिया एक लाइन में, राइट। इसको लिखवाऊंगा अच्छे से। तो इसका रिजल्टेंट के लिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट है, दोनों को मिला दीजिए। इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा रिजल्टेंट का? टेल। फाइनल पॉइंट पे क्या रहेगा? पांचों वेक्टर का रिजल्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर आज के बाद इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन व्हाट? ऑर्डर, द रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट? इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यहां देखो भाई, इतना नहीं है, इतना तो आप जानते हो कि कोई ये आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। आर बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। और ये भी पढ़ के आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अ वेक्टोरियल क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? और आप लोग कभी एक डिस्प्लेसमेंट से याद रखता है, अगर बच्चे वही बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट तो सर शॉर्टेज डिस्टेंस। क्या था है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस? तो उतना छोड़िए, हम लोग जू रोड तिनियाली में हैं। कहाँ पे हैं? यहाँ से गए गणेशपुरी, जानते ही होंगे। उसके बाद आए बड़ा बाजार, बिग बाजार, इसको क्या यही देख रहे हैं। उसके बाद आए कॉमर्स कॉलेज, करेक्ट है? क्या कॉलेज जो भी बोलिए, या सीसीडी ही बोल दो। तो एक टाइम पे सीसीडी बोलते थे, जानते कि नहीं? कैफे कॉफी कैफे कॉफी ये है ना कुछ ऐसा। 2006 वगैरह में बहुत फेमस था, क्योंकि बाकी था नहीं। 2006 वगैरह का अगर उस टाइम पे, शायद बहुत पहले की बात कर रहा हूँ जब आप बहुत छोटे होंगे, तो उस टाइम पे बहुत फेमस मॉल हुआ करता था विशाल मेगा। मतलब मॉल एक ही था भाई गुवाहाटी में, जब क्या था अनिता दोनों तो भी या एक हब जानते हो कहाँ पर है? अभी थोड़ा लाइन आइटम एकदम है क्योंकि इससे बड़ा हो गया है, रुद्राक्ष हो गया है, विजयनगर सिटी सेंटर, राइट।
दिसंबर में पता चला कि 25 दिसंबर को वहां पे 1 लाख लोग पहुंचा हुआ है। 1 लाख, सही बात था, न्यूज में आ रहा था, मतलब 1 लाख, सोचिए कितना क्राउड पहुंचा हुआ है। तो हम लोग हर फेस्टिवल मना लेते हैं, इस समय होता है। क्या करेगा भाई, देखिए जॉब और नौकरी कर रहे लोग का 6 दिन काम करता है, वीक में टाइम मिलता है। मतलब आप बैंक में जॉब कर रहे हो, तो बैंक में जॉब कर रहे हो तो 6 दिन काम करना पड़ेगा, और उसके बाद 1 दिन संडे मिलेगा। तो ले जाकर संडे को हम बहुत खुश होते हैं, तो क्या करते हैं, बच्चों को पार्क में ले जाते हैं, बहुत सी जगह तो मूवी दिखाइएगा, राइट। और कहाँ ले जा सकते हैं, अगर आप वर्किंग डे काम करते हैं तो उसमें हम लोग टाइम ढूंढते रहते हैं, तो सब लोग वहीं पे पहुँच गया 1 लाख क्राउड, तो कितना सरप्राइजिंग था। तो अभी तक बहुत डेवलप हो चुका है, जिस टाइम से मैं देख रहा हूँ उस टाइम के रेस्पेक्ट में गुवाहाटी बहुत आगे तक डेवलप हो गया है। और अगला 5 साल में देखिएगा ना, यहाँ से फ्लाई ओवर यहाँ पे जाकर गिर रहा है, या हम लोग जाके पहुँचा, ये बोल सकते हैं। मैं 29 को क्लास नहीं दूंगा। हाँ बायोलॉजी आदमी होगा, ठीक है, आप वहां से पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। क्या देखिए, तो ये एरो जहां भी दिखा रहे हो वेक्टोरियल क्वांटिटी है। ये एरो से दिखाने का मतलब क्वांटिटी, मतलब एरो से किसको इंडिकेट करता है, आजकल क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को। तो अगर ये एरो से दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वेक्टोरियल क्वांटिटी है। तो इसका रिजल्ट, और इन सब का रिजल्टेंट क्या रहेगा, आई सब का जो रिजल्टेंट रहेगा उसको आगे चल के बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, इसका रिजल्टेंट वाले डिपेंड ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। रिजल्टेंट यही तो रहेगा, इसका रिजल्टेंट। लेकिन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का बोलने से पहले आप इस बात के लिए केयरफुल रहिएगा, ऐसा बहुत जगह यूज करेंगे सब फिजिक्स में। लेकिन उसमें कंडीशन, बस एक ही कंडीशन है, वेक्टर को किसमें लेना है, ऑर्डर में लेना है। अगर ऑर्डर में नहीं लेंगे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। करेक्ट है, एक लिखिए जाए, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, इसको बॉक्स में करके बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, इफ वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर, then resultant only depends on initial point and final point. Then resultant only depends on initial point and final point. और बिगनर स्टूडेंट लिख लीजिएगा, resultant only depends on initial point and final point. initial point पर resultant का क्या रहेगा, tail, और final point resultant क्या रहेगा, एक मेंशन कर लीजिएगा। At initial point tail of the resultant and at final point head of the resultant. ओके एवरीवन, अब आपसे क्वेश्चन है, लॉ के नाम पे सोचिए कि बाकी लॉ आप नहीं जानते, सिर्फ ट्रायंगल लॉ ही जानते हैं। अब 3 वेक्टर को ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे? ओके, ऐसे टोटल करेंगे, पहले ए और बी को ऐड कर लेंगे, उससे कोई एक वेक्टर मिलेगा। ए और बी को ऐड करने के बाद 2 वेक्टर रहा या सिंगल वेक्टर हो गया, तो इन दोनों को मिलाकर एक वेक्टर, और जो मिलेगा उसके साथ फिर सी को ऐड कर लेंगे। यही बोला था है ना। तो इन तीनों से पहले किसको लेंगे, कोई भी दो, कोई भी। ओके, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि पहले मैं बी और सी को ले लूं, पहले किसको ले लें, और उसमें किसको ऐड करें, ए वैल्यू। यहां देखिएगा, ऐसा लग रहा है कि सेम बात है, बट बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट बात है। इन तीनों में से पहले ए प्लस बी को बॉक्स में किए हैं, और उसका सी, मतलब पहले इन दोनों को जोड़े हैं, और उसके साथ बाद में इसको सी को जोड़ रहे हैं। इसमें पहले किसको जोड़ रहे हैं, बी और सी को पहले जोड़ रहे हो, और बाद में किसको जोड़ रहे हो, डिफरेंट वैल्यू मिलेगा या सेम वैल्यू मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। एग्री? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि सर पहले ए और सी को जोड़ देते हैं, और बाद में किसको जोड़ेंगे, इसका मतलब है कि मेरे हाथ में सिर्फ एक ही लॉ रहा था, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और 2 से ज्यादा वेक्टर जोड़ा रहा था, तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी रहता, लेकिन अभी भी रिजल्ट निकालता, लेकिन प्रोसेस थोड़ा टफ रहा था। ठीक है, कितना है, दिस लॉ इज कॉल्ड व्हाट, इसको प्रूव करूंगा डायग्राम से, लॉ ऑफ एसोसिएटिविटी।
कभी कभी नीट के एग्जाम में ऐसा आता है, ऐसा लिखाया रहेगा, आपको पूछेगा इस लॉ को क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में, या a प्लस b इक्वल टू b प्लस है, दिस लॉ इज कॉल्ड व्हाट, a प्लस b, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, दो वेक्टर है, तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस है, तो उसको द लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और जहाँ पे दो से ज्यादा वेक्टर है और तब हम लोग दो दो करके एक साथ मिला रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं, इसको द लॉ ऑफ एसोसिएशन, करेक्ट है, इसको है A है वेक्टर A है वेक्टर B और A है वेक्टर C। चलो भाई यहाँ देखना है, ये तीन वेक्टर एक ऑर्डर में लिया है, अगर इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, एक के टेल पे, सॉरी एक के टेल पे यहाँ पे ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये मेरा रिजल्टेंट रहेगा और इसका टेल रहेगा यहाँ पे इनिशियल पॉइंट पे, ये मेरा इनिशियल पॉइंट, अरे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है। तो डायग्राम में रिजल्टेंट रहेगा, जो स्टेटमेंट लिखा है कि वेक्टर का टेकन ऑर्डर द रिजल्टेंट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट है, फाइन पॉइंट है, जो डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट पॉइंट, इसका पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पे अच्छा चलिए स्टूडेंट, ट्रायंगल एबीसी में एक मिनट यहाँ देखना है, ट्रायंगल एबीसी, सिर्फ ट्रायंगल एबीसी देखिए क्योंकि आपको ट्रायंगल लॉ भी लगाना है, करेक्ट है। ट्रायंगल एबीसी में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, ट्रायंगल एबीसी, इस ट्रायंगल में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, ए और बी, ऑलराइट। और कौन सा रिवर्स ऑर्डर में है, आर। तो क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू r1, बोलिए यस। तो पहले आपने किस दो को जोड़ लिया, a और b को पहले ऐड कर लिया, एग्री। अब ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में, सेम ऑर्डर में है, r1 और c, r1 और ट्रायंगल ACD, इस ट्रायंगल का बात कर रहा हूं, एग्री। कौन सा ट्रायंगल, यस, इसमें कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, r1 और c, और कौन सा रिवर्स ऑर्डर में है, r। क्या बोल सकते हैं, r1 प्लस c इक्वल टू r, r1 प्लस c इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे एट टाइम कितना एरो का ऐड किया हो, दो, यहाँ पे कितना एरो का ऐड किए थे, दो, तो आप एक साथ कितना एरो ले रहे हैं, लिखना है भाई, जो भी आप पढ़ाओगे सबको लिखना है। और r1 क्या है, बोलिए, a प्लस b, r1 क्या था, a प्लस b प्लस c इक्वल टू व्हाट, r। बट इसमें से किसको दो को पहले जोड़े और उसको किसको उसके साथ थर्ड को जोड़ दिया, पहले a और b को जोड़े और उसमें किसको जोड़े हैं, थर्ड को जोड़े, c को जोड़े, एग्री। चलिए अब यहां देखिएगा एवरीवन, ट्रायंगल BCD में, ट्रायंगल BCD में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, B and C, B and C, और कौन सा वेक्टर रिवर्स ऑर्डर में है, R2। तो क्या बोल सकते हैं, B प्लस C इक्वल टू R2, बोलिए यस। B प्लस C इक्वल टू व्हाट, R2 हो गया। अब ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल व्हाट, ABD में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है, A और R2, A और रिवर्स में कौन है, R। तो क्या लिख सकते हैं, A प्लस R2 इक्वल टू R। और A, R2 क्या था स्टूडेंट, B प्लस C, क्या प्रूफ कर दिए डायग्राम से, A प्लस B, पहले A और B को जोड़ेंगे तब उसके साथ C को जोड़ेंगे, या पहले B और C को जोड़ेंगे और तब उसके साथ A को जोड़ेंगे, अलग रिजल्ट मिलेगा, ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ये डायग्राम से मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। सर रिक्वायरमेंट नहीं था, कॉन्फिडेंस के लिए, आज के बाद आप बिल्कुल बेधड़क तीन वेक्टर रहेगा, और समटाइम्स ऐसा रहता है तीन वेक्टर लेकिन दो वेक्टर पहले ऐड करते हैं, कभी-कभी तो क्वेश्चन को आसान इसी मेथड से होता है, राइट। तो उसमें किसी दो को पहले ऐड कर लेंगे,
और जो रिजल्टेंट मिलेगा उसके साथ थर्ड को हम लोग ऐड कर लेंगे। करेक्ट है? ध्यान से समझ में आ गया है? इसका मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो a प्लस b अब प्लस c इक्वल टू व्हाट? a प्लस equal to same result, and this is known as law of association. अब लिखिए स्टूडेंट, देखिए पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। एक मिनट, यहाँ पे इससे पहले ट्रायंगल में इसको हेडिंग बाद बनाएंगे। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कितना वेक्टर लिए हुआ है? 3 ना? तीनों का रिजल्टेंट क्या था? अच्छा, एक रिजल्टेंट किससे बना है? रिजल्टेंट किससे बना है? बोलिए सर, ए से, बी से और सी से। और जिससे जो चीज बन रहा है बोलिए उसका कंपोनेंट है, राइट? ठीक है, गाड़ी का बहुत सारा कंपोनेंट होता है, गियर हो गया, ब्रेक हो गया, ऑल आर व्हाट उससे बना है। तो ए रिजल्टेंट कितना वेक्टर से बना है? 3। तो क्या बोल सकते हैं? ए बी सी आर द कंपोनेंट ऑफ आर। ए बी सी आर द व्हाट? इतना तो बोल सकते हैं कि आर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ए बी और सी जोड़ सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं। करेक्ट है? ठीक है, एक आगे से तो लिख लीजिए। If n given vectors are taken in order, if n given vectors are taken in order, कितना वेक्टर सुन? 2 वेक्टर या n वेक्टर? n का नंबर कुछ भी 2 3 10 20 जितना मर्जी कर लीजिए, राइट? देन रिजल्टेंट ऑफ दिस n वेक्टर, then resultant of these n vector are n plus 1th side, are n plus 1th side taken in reverse order, taken in reverse order for closing the polygon, for closing the polygon। मतलब अगर मेरे पास n वेक्टर और n वेक्टर, ध्यान से सुनना है, नाम है पॉलीगॉन। क्या है? पॉलीगॉन। तो मेरे पास अगर n वेक्टर है तो उस n वेक्टर को एक ऑर्डर में लेंगे, तो उस पॉलीगॉन का n बॉन्ड बन जाएगा। 10 वेक्टर है, ध्यान सुनना है एवरीवन, 10 वेक्टर तो 10 वेक्टर को एक ऑर्डर में लिए, राइट? तो आपका पॉलीगॉन का 10 साइड तो बन गया। अब रिजल्टेंट के लिए आपको पॉलीगॉन को क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। क्लोज करने का तरीका रहेगा कि अब आपको क्लोज करने के लिए बस एक ही एरो दूंगा, और उस एरो का नाम रहेगा n plus 1th साइड ऑफ द पॉलीगॉन। क्या नाम रहेगा? n plus 1th साइड। और उसको किस ऑर्डर में लेना है? करेक्ट है? तो जो आपको क्या बोला गया कि if n vectors are taken in order, then resultant of these n vectors are what? n plus 1th side of the polygon which are taken in रिवर्स ऑर्डर। लेकिन वो एक प्लस एक साइड क्या रहेगा? पॉलीगॉन को क्लोज करने के लिए। क्या करने के लिए? क्लोज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, यहां देखना है वेक्टर a1, वेक्टर a2, वेक्टर a3, वेक्टर a4,
के बीच में बहुत सारा वेक्टर है, मुझे नहीं पता कितना वेक्टर है, और ए है वेक्टर एन वेक्टर है, और सारे वेक्टर को मैं एक ऑर्डर में लिया हूँ, राइट। अब इसको पॉलीगॉन को क्लोज करना है, तो क्लोज करने के लिए जो साइड आप लेंगे वो ए साइड लेंगे, राइट। इसको क्या कौन सा साइड बोलेंगे, एन प्लस वन साइड, एन साइड तो पहले ही कर दिए, एन वेक्टर से एन साइड बना दिए, किसका, पॉलीगॉन का, लेकिन ऑर्डर शुड बी मेंटेन, हेड टेल हेड टेल हेड टेल, राइट। तो अब पॉलीगॉन को इतना तक जितना वेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया और उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो अब आपको पॉलीगॉन को क्लोज करना है, क्या करना है, लेकिन सेम ऑर्डर या रिवर्स ऑर्डर में, ये जो मिलेगा, राइट, वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस एन वेक्टर, करेक्ट है। एक मिनट, इसमें इनिशियल पॉइंट कौन सा था, ए था इनिशियल पॉइंट, अब फाइनल पॉइंट कौन सा था, एन वेक्टर्स का, ये क्या था, क्या यहाँ भी ये बात प्रूफ हो गया, if vectors are taken in order, the resultant only depends on initial point and final point, और resultant पैटर्न कहाँ रहेगा, initial point पे, और final point कहाँ रहेगा, हेड कहाँ रहेगा, करेक्ट है। अब बोलिए ए आर कितना वेक्टर का रिजल्टेंट है, एन वेक्टर, कितना वेक्टर, और एन का नंबर कुछ भी, और जिससे वो चीज बनेगा उसको बोलेंगे कंपोनेंट, तो बोले ए रिजल्टेंट का कंपोनेंट कितना, एन, कितना, और एन का वैल्यू क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, राइट, कितना क्या हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसका मतलब आज के बाद अगर कोई चीजें पूछते हैं किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, क्या बोलना है, बोलना है क्यों, बोलना है पॉलीगॉन लॉ से सीखे हैं, कौन से लॉ से, पॉलीगॉन लॉ से हम लोग क्या सिखाया गया कि किसी भी वेक्टर का कितना कंपोनेंट पॉसिबल है, इनफाइनाइट कंपोनेंट। ये लिखिएगा, ये बहुत बड़ा बात है भाई, एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, एनी वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट। ओके, यहाँ देखिए ए रिजल्टेंट है, ध्यान से दिया दोस्तों, मतलब एक मैंने एरो लिख दिया A1 A2, तो A1 और A2 को क्या बोलोगे, कंपोनेंट ऑफ A1 A2 का रिजल्टेंट R, तो क्या बोल सकते हैं, A1 है एक बार कंपोनेंट ऑफ R, और कितना कंपोनेंट, वेरी गुड, B1 B2 B3 और B4, बोले B1 B2 B3 B4 का रिजल्टेंट क्या, बोलिए यार, तो R का कितना कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, 4, एग्री, C1 C2 C3 रैंडम चल रहा है भाई, C4 C5 अब कितना कंपोनेंट, 7, करेक्ट है। तो C1 C2 C3 इन सब का रिजल्टेंट क्या है, R है। तो ऐसे कितना हम कर सकते हैं आप लोग, सर जितना मर्जी रहेगा उतना कर सकते हैं ना। अभी मेरा फर्स्ट 7 एरो ड्रॉ कर देना, 7 पार्ट में, राइट, 7 कंपोनेंट हो गया,
दो करना था, दो कंपोनेंट हो गया, तो सर जितना मेरा रिक्वायरमेंट है उतना ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट हो सकता है? यस। ये डायग्राम कहानी थोड़ी किसी सुन रहे हो, मैं बड़े प्रेजेंट कर रहे हैं, किसी वेक्टर का इनफाइनाइट कंपोनेंट होता है। करेक्ट है ना? और यहाँ देखिएगा, आज के क्लास में आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं डायग्राम ऐसे बनाऊँ, इसी का मैथमेटिकल फार्मूला दूंगा। एक ऐसा फार्मूला देंगे जिस फार्मूला की हेल्प से आप इनफाइनाइट कंपोनेंट सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। ठीक है? एक फार्मूला तो आपको भी जानते हैं, x = a cos θ, y = a sin θ। और इस फार्मूला का ड्रॉबैक क्या है? उस फार्मूला की हेल्प से दो ही कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हो, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। बट मुझे मेरे पास एक ऐसा भी फार्मूला रहेगा जिस फार्मूला की हेल्प से इनफाइनाइट कंपोनेंट ब्रेक कर सकता है। करेक्ट है? तो फार्मूला कौन सा? यस, एक फार्मूला बाद में पढ़ेंगे, a = a cos θ, जिससे सिर्फ ऑलवेज कॉस्ट होता है। क्या कहता है? कॉस्ट होता है। हो गया? वेक्टर a, वेक्टर b, और यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इज इट कंपल्सरी कि सारा वेक्टर आपका एक ही प्लेन में रहेगा? ये वेक्टर है, वेक्टर बी, और वेक्टर सी है, और मार्कर का जो टिक है वो मेरा हेड है। करेक्ट है? तीन वेक्टर है, ए बी और सी। बोलो भाई रिजल्टेंट कैसे दिखेगा? 3D, यहाँ से यहाँ रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो रिजल्टेंट ऐसे। इसी को मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डॉटेड का मतलब मेरे एक वेक्टर ए और बी वाई कोड के प्लेन में है, तो वेक्टर सी वाई कोड के प्लेन में नहीं है, तो रिजल्टेंट क्या रहेगा? वाई कोड के प्लेन में रिजल्टेंट रहेगा। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन इक्वल पॉइंट एंड डायग्राम को ड्रॉपर लक्ष्य का स्टूडेंट काइंडली कल का क्लास अटेंड करने से पहले मैथमेटिकल टूल का दोनों लेक्चर आज देकर आइएगा, नहीं तो कल का क्लास समझ नहीं आएगा। जैसे आज के तो मैं मैथमेटिक्स आने नहीं दिया पेपर में, आज तक मैंने बिना मैथमेटिक्स का काम चला लिया, बट कल से नहीं चल पाएगा। उस दो काम से नहीं पढ़ाया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, sin a + b क्या होता है सब जानते हैं ना हम लोग। sin 2a + क्या होता है, sin 15 डिग्री का वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, sin 75 का वैल्यू निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, sin 75 sin 45 प्लस 30। ऐसे ये सब तो पता है, ये को नहीं पता वो देख कर आना है। आप में से जिनको नहीं पता है, क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे मांग लीजिएगा, मेरा नंबर है आप लोग पास। ऑनलाइन सर मैथमेटिक्स का वो दो लेक्चर मुझे भी चाहिए होगा, तो वो दो लेक्चर कल के क्लास में मुझे रिक्वायरमेंट है। चलिए यहाँ देखिए स्टूडेंट, अब थोड़ा सा ऐसे बेसिक मैथ पढ़ते हैं, ठीक है? करेक्ट? एक पैरेललोग्राम है, क्या है? और ए और बी, और अगर मैंने मेंशन कर दिया a = b, क्या मेंशन कर दिया है? ऐसा तो हो सकता है कि पैरेललोग्राम है लेकिन साइड लेंथ सेम है। करेक्ट है? इसको क्या बोलेगा? बोलो भाई डायगोनल पैरेललोग्राम, क्या बोलेंगे? और ए अगर अल्फा है और ए अगर बीटा है, और इस केस के लिए इफ ए = b के लिए ट्रायंगल ए बी सी एंड बी, बोलिए दो पैरेलल साइड को और थर्ड लाइन, दो पैरेलल लाइन को और थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट करता है, तो अल्टरनेट एंगल क्या रहता है? सेम होता है। तो ये बीटा, तो इसको भी बीटा बोल सकते हो सर, बोल सकते हैं। और ए बी सी कैसा ट्रायंगल? ये आइसोसेलेस बोलते थे ना, a = b। अगर a है तो ये भी a रहेगा, a b है तो ये भी क्या रहेगा? b।
और यहाँ पे a इक्वल टू b कर दिया है। तो ये जो ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC वो कैसा ट्रायंगल रहेगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो सेम साइड के सामने का एंगल इक्वल रहेगा। तो a और b इक्वल है तो क्या बोल सकते हैं? अल्फा इक्वल टू बीटा। क्या बोल सकते हैं? अल्फा इक्वल टू, बोलते ही भाई सही है ना? इतना तो मैथ पढ़े ही हैं। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू, इसका मतलब आजकल कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम, कोई भी ऐसा पैरेललोग्राम जिसका साइड लेंथ, एडिशन साइड का लेंथ सेम रहेगा तो डायगोनल उन दोनों के बीच का एंगल को इक्वली बाइसेक्ट करेगा। क्या मैंने सही बोला? कि अल्फा इक्वल क्या हो गया? बीटा। क्या तो सही है? ट्रायंगल में एक पढ़े हैं, बड़े साइड का सामने का एंगल बड़ा होता है, बड़े साइड के सामने का एंगल बड़ा होता है, पढ़े नहीं पढ़े हैं? और छोटे साइड के सामने का एंगल, वेरी गुड। बोलिए यहाँ पे A और B में कौन बड़ा है? A है B। एक डायगोनल ट्रायंगल ABC, ये अल्फा ए बीटा, क्या इसको बीटा बोल सकते हैं? अल्टरनेट एंगल, राइट? अब बोलो भाई अल्फा बीटा में कौन बड़ा? बड़े साइड का सामने का एंगल बड़ा, बड़ा साइड है सामने का एंगल बीटा और छोटे साइड सामने का एंगल छोटा। तो क्या बोल सकते हैं? बीटा ग्रेड अल्फा। बोलो भाई यहाँ से क्या सीखे? तो यहाँ से मैंने ये सीखा कि पैरेललोग्राम में अगर डायगोनल पास करते हैं, डायगोनल ड्रॉ करते हैं, राइट? तो डायगोनल किसके तरफ ज्यादा झुका हुआ रहेगा, किसके तरफ ज्यादा क्लोज रहेगा? क्या डायगोनल उन दोनों के बीच का एंगल पास करेगा या मोर क्लोजर टू द साइड, उसका लेंथ ज्यादा है, जिसका लेंथ ज्यादा रहेगा उसका ज्यादा पास रहेगा और जिसका लेंथ कम रहेगा उससे दूर रहेगा। तो जिसका लेंथ ज्यादा रहेगा उससे पास रहेगा तो वो एंगल छोटा होगा, एंगल बड़ा होगा। ओके, बोलिए किसका माहौल बनाया जा रहा है? पैरेललोग्राम बनाने का। इसका पैरेललोग्राम करेक्ट है। अभी आप बस इतना ही जानिए, बीटा ग्रेड व्हाट? अल्फा। बोलिए इस थीटा के रेस्पेक्ट में कौन परपेंडिकुलर है, कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूज है? किसी भी थीटा को अगर आप इमेजिन कर रहे हो ट्रायंगल में, अगर वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है? उसके सामने का साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस है। क्या हो गया? एक बहुत फेमस थ्योरम है जिसका नाम पाइथागोरस थ्योरम है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा? p का स्क्वायर प्लस क्या b और p क्या रहेगा? तो h निकल जाएगा। तो ये सब जानते हैं, राइट? बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज मेरा ट्रायंगल राइट एंगल ही रहेगा? एक कंपल्सरी है कि मेरा सारा ट्रायंगल राइट एंगल होगा? ऐसा हो सकता नहीं, हो सकता है। अगर ट्रायंगल में कोई भी एंगल 90 नहीं है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही है, मान लेते हैं। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, पहले ही मेंशन कर दिया है। दिस इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। और ए और बी ए दिया हुआ है, दो साइड दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का एंगल भी दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ए बी एंड थीटा। और तब मुझे थर्ड साइड मतलब थीटा के सामने वाला साइड का लेंथ चाहिए। कैसे निकालिएगा? जो जानते हैं उनके ठीक है, ये बाकी जो नहीं जानते हैं उनके लिए क्वेश्चन मेरा समझ में आया। क्या क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरा ट्रायंगल राइट एंगल नहीं रहेगा और उस ट्रायंगल का दो साइड का लेंथ दिया रहेगा और क्या निकालना है? उसके बीच का एंगल दिया रहेगा। ये तीन चीज गिवन है और तब मुझे चाहिए क्या? ए बी और थीटा के टर्म में चाहिए सी। क्या होगा सी का वैल्यू?
नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला बोलिए, क्या होगा सी का वैल्यू? देखो भाई, मेडिकल के बच्चे अगर नहीं बोलेगा तो काम चलेगा, बट मैथ वाले को बोलना चाहिए। कोई बात नहीं है, क्या लिखिए? ए बी सी, करेक्ट है? जनरली हम लोग को ऐसे सिखाया गया है, जिसका नाम ए रहता है तो सामने साइड लेंथ को ए बोलते हैं। ऐसे 9th में 10th में सिखाया जाता था। बी है तो सामने को क्या बोलते हैं? ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? परपेंडिकुलर। एग्री? और इसका नाम दे दीजिए एम। अब तो क्या बना दिए? दो राइट एंगल ट्रायंगल, और दो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम क्या? ए एम सी, ए एम, और दूसरा ए एम बी। और यहां से यहां तक का वैल्यू को x मान लेते हैं स्टूडेंट। क्या मानते हैं? तो a वैल्यू कितना रहेगा? बोलिए, a माइनस x। एग्री? और इस वैल्यू को y मान लेते हैं, इस परपेंडिकुलर लेंथ को। करेक्ट? बोलो भाई, ट्रायंगल AMC में sin थीटा इक्वल क्या लिखेंगे? बोलिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बाय, इस ट्रायंगल में इस sin थीटा के लिए क्या बोल सकते हैं? बाई बाय b। बाई बाय ए परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूज, बाई बाय b। देन बाई इक्वल कितना? b sin थीटा। क्या रहेगा? बाई का वैल्यू निकल गया है। करेक्ट? क्या तो सही जवाब फिर? अब बोलिए, cos थीटा के क्या लिखेंगे? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, अब बेस कितना है? x। क्या बोलेंगे? x बाय b। देन x इक्वल टू क्या लिखेंगे? सही है? लेकिन हम लोग का पर्पस क्या है? c निकालने का। क्या निकालने का? अब देखो भाई, राइट एंगल ट्रायंगल AMB में क्या ए बोल सकते हैं? C इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बाई का AM का स्क्वायर और प्लस MB का स्क्वायर। बोलो भाई, कुछ तो बोलोगे? हाँ ना, बोल सकते हैं। और AM कितना है? बाई, और बाई का वैल्यू क्या है? क्या लिख सकते हैं? b sin थीटा का स्क्वायर और प्लस, अब लो भाई, MB कितना है? a माइनस x, और x का वैल्यू पुट करके बोलना है a माइनस a cos थीटा, a माइनस b cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? a माइनस b cos थीटा का होल स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, इस ब्रैकेट को ओपन करना है फास्ट। b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। देखिए तो स्टूडेंट, सही है? मैंने a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था ना। a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर। लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा और प्लस, बोले तो b स्क्वायर कहाँ पे है? यहाँ। अरे तो सबको पक्का पता होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। b स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस इन दो टर्म को मिलाकर क्या सिर्फ b स्क्वायर बोले? तो फार्मूला क्या बन जाएगा? रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। विच इज मोर रियल लाइक। यहाँ देखो भाई, यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90 कर दिए, क्या कर दिए? एक ट्रायंगल बन जाएगा राइट एंगल, और थीटा इक्वल 90 करते हैं तो एक टर्म क्या हो जाएगा? 0, cos 90 0। फिर क्या होगा? इसमें बुला के पाइथागोरस। अब बोले विच इज मोर रियल लाइक? पाइथागोरस इज दिस वन, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज कोसाइन रूल। आप इसका नाम क्या रहेगा?
साइन रूल या कोसाइन रूल? करेक्ट है। तो आज में कोई भी ट्रायंगल जिसका दो साइड दिया हुआ हो और उसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, और इवन इफ अगर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी है तो क्या उसके उस एंगल के सामने का साइड का वैल्यू बता सकते हैं? फॉर्मूला रख जाना है, a स्क्वायर बहुत जगह पे यूज करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में, तो कल का क्लास में पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, ठीक है।